हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति व्यवस्था, जिसमें हमने पिछली वीडियो में उसकी पृष्ठभूमि देखी थी। आज हम देखेंगे भारत में संविधान का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण व उसकी मांग। तो पहली बार भारत में संविधान सभा की गठन की जो बात की थी, उसका जो विचार रखा था वह 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। और जो एम.एन. रॉय थे वो भारत में वामपंथी आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे। तो इनके द्वारा कहा गया था कि भारत में क्या होगा, एक संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। फिर उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से, मतलब उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से उन्होंने घोषणा की कि भारत में क्या होगा, संविधान सभा होगी, उसकी मांग उठाई। उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति, यानी कि जैसे ब्रिटेन के कोई भी अधिकारी इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वह भारत के लोग ही इसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये मांग की थी नेहरू जी के द्वारा। फिर नेहरू जी की इस मांग को अंततः ब्रिटिश ने क्या किया था, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इसी के आधार पर फिर सन 1940 में लिन-लिथगो का अगस्त प्रस्ताव आता है। तो इस प्रस्ताव के द्वारा भी कहा जाता है कि भारत में संविधान सभा का क्या होगा, निर्माण होगा। उसके उपरांत 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा भी संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। सन स्टैफर्ड क्रिप्स ने संविधान सभा के निर्माण की बात तो कही, परंतु यह मुस्लिम लीग को रास नहीं आई। उनके द्वारा कहा गया कि हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। और क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, उसने कहा था कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा, भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। परंतु यह मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन की मांग को मुस्लिम लीग मान लेता है कुछ हद तक, क्योंकि कैबिनेट मिशन की मांग उनने इसीलिए मानी थी, वह चाहते थे कि हम भारत में संविधान निर्माण होना ही नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उसमें व्यवधान डालना चाहते थे मुस्लिम लीग वाले, ताकि उनका क्या करा जाए, अलग से उनको राष्ट्र दिया जाए। तो जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसमें 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। और जो पैथिक लॉरेंस थे वह इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इसको याद करने का तरीका है एल से लॉरेंस, एल से लीडर। तो इसका जो लीडर था वो कौन था, पैथिक लॉरेंस था। और इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में क्या होता, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो फिर आता है संविधान सभा का निर्माण। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की निम्न विशेषताएं थी। इसकी मतलब जो विशेषता थी वो हम देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि कुल जो इसके सदस्य होंगे संविधान सभा के, वो होंगे 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सीटें किसकी होंगी, वह ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। और जो 93 सीटें हैं वो देसी रियासतों से आएंगे। और जिसमें भी 296 में से 292 सदस्य वह 11 गवर्नरों के प्रांतों से आएंगे, और चार जो सदस्य थे वह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से आएंगे। और जो सीटों का बंटवारा था वह इस आधार पर किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट नियुक्त की गई थी। मतलब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट निर्धारित कर दी गई थी। और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्वों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। और एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें जनता अपना वोट नहीं देगी। इसमें जो वोट देगा वो कौन देगा, प्रांतीय असेंबली के लोग ही इनको वोट दे करके क्या करेंगे, संविधान सभा में इनको भेजेंगे। बाद देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। मतलब जो देशी रियासतों के 93 सीटें थी, यानी कि 93 सीटें जो थी, उन सीटों का निर्धारण मनोनयन के द्वारा किया जाएगा। मतलब वहाँ के जो प्रमुख होंगे इनके द्वारा क्या किया जाएगा, किसी एक को मनोनीत करके इसमें भेज दिया जाएगा संविधान सभा में। फिर उसके बाद आता है संविधान सभा का चुनाव।
तो संविधान सभा का जो चुनाव होता है वह चुनाव होता है जुलाई और अगस्त के महीने में 1946 में। इसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और जो अन्य थे वह 15 सीटें जो अन्य थे वो अन्य दलों को, अन्य पार्टियों को मिले थे। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीट भर नहीं सकी, क्योंकि जो देसी रियासतों के लोग थे इनके द्वारा ये सीटें भरी नहीं गई, क्योंकि ये खुद को संविधान सभा से अलग रखने चाहते थे। मतलब इन्होंने अपना संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। और जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी वह 15 थी। ये सवाल आता है परीक्षाओं में, बहुत से पेपरों में मैंने देखा है कि भारत में संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी। तो भारत में महिलाओं की जो संख्या थी संविधान सभा में वह 15 थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। तो संविधान सभा का क्या हो गया है, अब गठन हो गया था और संविधान सभा का चुनाव भी हो गया था। चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें, इनकी बहुमत प्राप्त कर लिया था। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या किया था, इसका बहिष्कार किया। और इसलिए बैठक में जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक में मात्र 211 ही सदस्यों ने क्या किया था, भाग लिया था। और उसी दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्योंकि पहली बार बैठक हो रही थी तो कोई अध्यक्ष का चुनाव तो हुआ नहीं था, तो उसमें से उन्होंने देखा कि भाई सबसे जो सम्भ्रांत व्यक्ति हैं, सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको कह दिया गया कि आज तुम क्या करोगे, इसकी अध्यक्षता करोगे। परंतु उसके ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया था, अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। उसके बाद उसी दिन डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को क्या किया गया था, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और दूसरे शब्दों में इस बात को कहें तो संविधान सभा में क्या थे, 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। फिर उसके ठीक 2 दिन के बाद पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, उसके 2 दिन के बाद होती है 11 दिसंबर को, फिर उसके ठीक 2 दिन के बाद होते हैं 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। और कहा जाता है कि जब संविधान सभा का निर्माण किया था उसमें इनकी क्या रही थी, अहम भूमिका रही थी। और उसी दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और आगे जा करके यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ है, हमारे संविधान में प्रस्तावना का आधार बना है। ठीक हो गया। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 11 दिसंबर को, और तीसरी होती है 13 दिसंबर को। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुए परिवर्तन को। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग क्या चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, तो यहाँ संविधान सभा में उनकी संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो देखते हैं, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली थी तो ये सभा क्या हो गई थी, पूरी तरह अपने आप में क्या हो गई थी, एक संप्रभु हो गई थी। ठीक है। और जब भी सभा यानी कि संविधान सभा की जब भी बैठक होती थी, उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन क्योंकि क्या हुआ था कि जब भारत आज़ाद हो गया था, क्योंकि अंग्रेज भी यहाँ से चले गए थे, अब यहाँ पर राज करने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई संसद तो बनी हुई थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन यही संविधान सभा क्या करती थी, संसद का भी कार्य करती थी। ठीक है। तो जब भी बैठक बतौर विधायिका का काम करती थी तो उसकी जो अध्यक्षता करते थे वो करते थे जी.बी. मावलंकर। तो इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। अब के बाद कुल संख्या इसकी कितनी थी, 389 संविधान सभा की कुल संख्या थी। परंतु जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद इसकी संख्या कितनी बच गई थी, 299 बच गई थी। और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत था उसके जो 296 सदस्य थे उसमें से 229 ही बच गए थे। और देसी रियासतों से जो 93 सीटें थी उसमें से कितने बच गए थे, 70 बच गए थे। तो कुल मिला के कुल इनकी संख्या कितनी रह गई थी, 299 रह गई। कुछ अन्य कार्य देखते हैं जो संविधान सभा के द्वारा किए गए थे।
इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता ली थी कि भारत ने पहली बार मई 1939 में कॉमनवेल्थ गेम उन राष्ट्रों के मध्य खेले जाने वाले गेम होते हैं जिसमें किसी न किसी देश का क्या रहा है, जो गुलाम रहा है। उसके उपरांत 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। यह एक ही दिन राष्ट्रीय गीत को भी और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। किसने? संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति जो भारत के हैं उनको चुना था। और भारत के संविधान को बनाने में के जो समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा की इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और इसमें 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभाओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। ठीक है, सभी संविधान सभा की जो समितियां थी, ठीक है, अलग अलग समितियां बनाई गई थी। अभी आगे चल करके हम इसको देखेंगे। इन्होंने 60 देश के संविधान का अवलोकन, 60 देश के संविधान को पढ़ा था। इसीलिए भारत के संविधान को भानुमति का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि इनने अलग अलग देशों से अलग अलग चीज ग्रहण की थी। और इसने प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया था। ठीक है, जो प्रारूप बने थे उस प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया था। और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपये का खर्च किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? संपूर्ण भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। अब हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो इसमें जो बड़ी समितियां थी वो 8 थी और उसके अलावा कुछ अन्य छोटी समितियां थी। तो बड़ी समितियां देखते हैं। संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथी समिति थी प्रारूप समिति, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। पांचवी समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, जो परामर्श का कार्य करती थी, परामर्शदाता समिति थी यह। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके 5 उप समिति भी थे। इस समिति के उप समितियां भी थी। पहली जो समिति थी वह थी मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति जो थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। दूसरी जो समिति है इसकी उप समिति वह है अल्पसंख्यक उप समिति। इस समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तीसरी जो उप समिति है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। ठीक है, जो छोड़े गए क्षेत्र थे इन क्षेत्रों के लिए जो उप समिति थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे गोपाल नाथ बोरदोलई थे। उसके बाद जो अन्य उप समिति है वह है छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। ठीक है, जो आंशिक रूप से छोड़े हुए क्षेत्र थे उनके लिए जो उप समिति थे AB ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। उसके उपरांत जो लास्ट उप समिति आती है इसकी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद छठी जो बड़ी समिति है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। सातवीं समिति है राज्यों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये समिति राज्यों से समझौता करने वाली थी। उसके बाद 8वीं जो बड़ी समिति थी संचालन समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद कुछ छोटी समितियां थी। पहली समिति थी वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, जिसके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। दूसरी समिति है प्रत्यायक समिति, जिसके अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर अध्यक्ष थे। तीसरी छोटी समिति थी सदन समिति, जिसके V पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। उसके बाद चौथी छोटी समिति थी कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। पांचवी छोटी समिति थी राष्ट्रीय
ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। छठी समिति जो छोटी थी वह थी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसके जीबी मावलंकर क्या थे, जिसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट समिति जो थी वह थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष एस वरदाचारी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और उसके बाद आठवीं जो समिति थी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जो थी उसके वी पट्टाभी सीतारमैया क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद नौवीं छोटी समिति थी संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, नलिनी रंजन सरकार जो इसके अध्यक्ष थे, और ये भी क्या थे, सभा के सदस्य नहीं थे। 10वीं छोटी समिति थी भाषाई प्रांत आयोग, जिसके एस के डार अध्यक्ष थे और यह भी सभा के सदस्य नहीं थे। 11वीं समिति है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जिसके जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे। 12वीं छोटी समिति है प्रेस दीर्घा समिति, जिसके उषा नाथ सेन अध्यक्ष थे। अंतिम छोटी समिति जो थी नागरिकता पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे, जो भी सभा के क्या थे, सदस्य नहीं थे। इसके अलावा दो व्यक्ति, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं प्रारूप समिति। यह समिति सभा की क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके 7 क्या थे, सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। यह संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके अन्य जो सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ठीक है, इन्होंने किसकी, बीएल मिस्त्री की जगह ली थी। क्या था, इनने बीएल मिस्त्री ने किसी स्वास्थ्य के कारण, मतलब अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण ने त्यागपत्र किया था। इनकी जगह पर एन माधवन ने सदस्यता ली थी। उसके बाद जो 7वें थे वो थे टीटी कृष्णमाचारी। इन्होंने भी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद क्या की थी, उनकी जगह ली थी। इसके बाद प्रारूप समिति के द्वारा भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया और फरवरी 1948 को इसे जनता के समक्ष रखा गया और जनता के समक्ष इसे 8 महीने तक रखा गया और कहा गया कि आप अपना इसमें सुझाव दें। जो भी इसमें सुझाव दिए गए उसको दोबारा से फिर संशोधन करके प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1948 में प्रकाशन किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था और कुल इसमें 141 बैठकें की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है, और सभा ने इस पर 5 दिन तक चर्चा की थी और 9 नवंबर 1948 को इसको अंतिम रूप से क्या किया था, पेश कर दिया गया था। और इसमें 7653 क्या आए थे, संशोधन आए थे, सुझाव आए थे, जिसमें से 2473 पर ही क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। और 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड एक प्रस्ताव पेश किया गया था और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से जिस दिन संविधान पास हुआ था हमारा, उस दिन केवल 284 क्या थे, सदस्य उपस्थित थे और 20 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। इसके बाद देखते हैं संविधान का प्रवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता तदर्थ संसद चुनाव, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्ष से जुड़े हुए कुछ प्रावधान क्या हो गए थे, स्वतः लागू हुए थे। जैसे इसमें नागरिकता, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 क्या हो गए थे, ये स्वतः ही लागू हो गए थे। संविधान ने शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, संविधान के जो शेष, इसके अलावा जो बचे हुए प्रावधान थे
वह पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, क्योंकि भारत के संविधान का अधिकतर हिस्सा विदेशों के से लिया गया है, तो इसीलिए भारतीय संविधान को भानुमति का कटोरा भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका से है, प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर लगने वाला जो महाभियोग है वह भी यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो होती है वो भी यहीं से ली गई है, और वित्तीय आपातकाल जो लगता है वह भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद दूसरा है ब्रिटेन के संविधान से। जो संसदात्मक प्रणाली है वह ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल की प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, यह ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आता है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों से ख्याति प्राप्ति व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है वह सारा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद चौथा आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से, और उसकी जो भाषा है, उसकी शैली जो है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधित था शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक जो दोनों सदनों की जाती है वह, और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद आता है जर्मनी का संविधान। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये लिए गए हैं जर्मन से। उसके बाद आता है कनाडा के संविधान से। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्य की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये सारा कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सारा दक्षिण अफ्रीका से। और रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और उसके बाद 10वां है फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाले जो शब्द हैं इनको कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान में। इसके अलावा सबसे अधिक जो हिस्सा लिया गया है, यानी कि 85% जो हमारे संविधान में लिया हुआ है वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से 85% भाग इसमें लिया गया है, हमारे संविधान में लिया गया है, जिसमें से 250 अनुच्छेद, मतलब 395 हमारे कुल अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। इसीलिए इसे, हमारे संविधान को, भारत शासन अधिनियम 1935 का ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं संविधान सभा की आलोचना, क्योंकि आलोचकों ने काफ़ी हद तक इसकी आलोचना भी की थी। पहले तो यह कहा कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसमें भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर जो प्रतिनिधि थे, जो सभा के सदस्य थे, उनका चुनाव नहीं किया था। दूसरा कहा गया कि यहाँ पर संप्रभुता का क्या था, अभाव था, क्योंकि संविधान सभा को अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वह ब्रिटिश सरकार की इजाज़त के आधार पर लेना होता था। तीसरा कहा गया कि इसमें समय की काफ़ी क्या की गई, बर्बादी की गई। कहा गया कि अमेरिका के संविधान निर्माण में मात्र 4 ही माह का समय लगा था, परंतु यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में क्या लगा दिया, समय लगा दिया। उसके बाद कहा गया कि इसमें कांग्रेस का अत्यधिक मात्रा में क्या था, प्रभुत्व था, क्योंकि उस टाइम पे कौन थी, कांग्रेस ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही क्या थी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। तो कहा गया कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ठीक है। तो कहा गया इसके लिए कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
संविधान में काफी अधिक मात्रा में क्या था, सर्वे सर्वा था। उसके बाद कहा गया कि यह वकील और राजनीतिज्ञों का क्या था, प्रभुत्व था। क्योंकि संविधान सभा निर्माण में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई थे तो क्या थे, वकील लोग थे, ठीक है, वरिष्ठर लोग थे। और यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ लोग थे उनका काफी क्या था, प्रभुत्व था। उसके बाद कहा गया कि हिंदुओं का भी यहाँ क्या था, प्रभुत्व था। क्योंकि संविधान सभा बनने में क्या था, जो मुस्लिम लीग के लोग थे वह अधिक मात्रा में, तो उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान की मांग करी, तो इसका हमेशा क्या किया था, बहिष्कार ही किया था। लेकिन संविधान सभा में हिंदुओं की क्या थी, अधिकता थी। भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही क्या था, इसमें प्रभुत्व था। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम प्रस्तावना, 22 भाग और अनुसूचियां देखेंगे। धन्यवाद।